हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीको की तरफ से। आज हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर नीट बॉटनी। ठीक है, तो नीट बॉटनी के सेक्शन ए के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो सभी चैप्टर के मिक्स चैप्टर के आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, और हमें पता है एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस करना इजी होता है कंपेयर टू द मिक्स चैप्टर के क्वेश्चंस एक साथ करना। ठीक है, तो बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, और आखिरी के सिर्फ 2 दिन बचे और आपका 5 मई को नीट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एनर्जी के साथ इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आता है। वो पहला क्वेश्चन आपका प्लांट किंगडम से, आइडेंटिफाई पेयर ऑफ द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें से कौन है जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है। तो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स उसमें कौन है, इकोसिटम, साल्विनिया, लाइकोपोडियम या फिर सेलाजिनेला, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया, या फिर सिलोसम या फिर साल्विनिया। तो आंसर क्या, वो लाइकोपोडियम एंड साल्विनिया। तो लाइकोपोडियम एंड साल्विनिया बोथ आर द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है ये। ठीक है, तो ये कौन हो गए हमारे, साल्विनिया और लाइकोपोडियम। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ अ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉसिस इज अ प्रोटोनिमा। जो कौन से होते हैं मॉसिस की, जो पहली मॉसिस की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, प्रोटोनिमा होती है। ये एजर्शन हो गया। ठीक है, और रीजन क्या कह रहा है, प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। ठीक है, तो जो हमारे कौन होता है, मॉसिस होते हैं। तो मॉसिस की गेमेटोफिटिक स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज आती है वो प्रोटोनिमा होती है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, और रीजन में क्या बता रहे हैं कि जो प्रोटोनिमा होते हैं वो डायरेक्टली किससे डेवलप होते हैं, स्पोर से डेवलप होते हैं, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बट ये जो रीजन है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि बोथ आर करेक्ट, यानी कि एजर्शन बोथ एजर्शन एंड रीजन बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों के दोनों ट्रू है, बट जो रीजन है, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन एजर्शन। और जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ठीक है, तो मॉसिस के अंदर फर्स्ट स्टेज जो होती है गेमेटोफाइट की, वो क्या होती है, प्रोटोनिमा होती है। ठीक है, ये और जो प्रोटोनिमा होता है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाते हैं, ये भी ठीक है। बट ये जो रीजन है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि जो प्रोटोनिमा है वो पहली स्टेज क्यों होती है। ठीक है, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन इज ट्रू, बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेन द एजर्शन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, वो family Fabaceae differ from the Solanaceae and Liliaceae. With respect to the stamens, pick out the characteristic specific to the family Fabaceae but not found in the Solanaceae और Liliaceae. ठीक है, तो वो कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो फेबेसी फैमिली के अंदर तो है बट लिलिएसी और सोलिनेसी फैमिली के अंदर नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू स्टेमेंस में हमें बताना है। ठीक है, स्टेमेंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है जो फेबेसी फैमिली के अंदर तो है बट सोलिनेसी और लिलिएसी फैमिली के अंदर नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जा रहा है, वो जो हमारे कौन सी फैमिली होती है, फैबेसी फैमिली होती है। इनके जो स्टेमेन होते हैं, फैबेसी फैमिली के जो स्टेमेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डाई एडल्फस होते हैं। क्या होते हैं, डाई एडल्फस। और डाई एडल्फस मतलब क्या होता है, दो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, दो स्टेमेन्स के बंडल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डाई एडल्फस होते हैं, और साथ में क्या होता है, डायथीकस होते हैं। साथ में क्या होता है, डायथीकस। और डायथीकस में पता है यानी कि एक ऐसा एंथर जिसके अंदर कितने लोब्स हो, दो लोब्स प्रेजेंट हो, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डायथीकस बोलते हैं। और डायडल्फस मतलब क्या है कि यानी कि स्टेमेन्स के दो बंडल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यही मेन डिफरेंस है कि फैबेसी फैमिली के जो स्टेमेन होते हैं वो कैसे होते हैं, डायडल्फस होते हैं, यानी कि दो बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ में जो एंथर होता है वो डायथीकस होता है, जो कि लिलिएसी और सोलिनेसी फैमिली का नहीं होता है। ठीक है, तो फैबेसी फैमिली का जो स्टेमेन होते हैं वो क्या होते हैं, डायडल्फस होते हैं, और डायथीकस स्टेमेन एंथर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन। एक्सिल प्लेसेंटेशन किस में देखने को मिलती है। अभी एक्सिल प्लेसेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर ओव्यूल्स जो होते हैं, ओव्यूल्स जो होते हैं वो एक्सिस से अटैच होते हैं, और साथ में क्या मल्टी ओव्यूलर मल्टी लोक्यूलर ओवरी ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कौन आ गई, दैट इज ओवरी। और वो कैसे मल्टी लोक्यूलर है। ठीक है, बहुत सारे लोक्यूल्स प्रेजेंट है, और जो ओव्यूल होता है वो मल्टी लोक्यूलर ओवरी से मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो ओव्यूल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एक्सिल प्रेजेंटेशन, इजंट इट। तो एक्सिल प्रेजेंटेशन किस में देखने को मिलती है, चाइना रोज, पेटूनिया एंड लेमन, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो एक्सिल प्रेजेंटेशन हमें कहाँ देखने को मिलती है, लेमन के अंदर नींबू को हमने देखा है, तो नींबू को अगर कट करते हैं तो बीच कहाँ होते हैं, बीच बीच में होते हैं, और बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इजंट इट। तो ओव्यूल अगर मल्टी लोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिल प्लेसेंटेशन, जो किसमें देखने को मिलती है, चाइना रोज, पेट्यूनिया और लेमन के अंदर।
ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे ये। और 2 दिन के बाद आपका पेपर है, तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका इस नीट एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ध्यान से इस आखिरी के 2 दिन के अंदर बहुत अच्छे से अपनी एनर्जी के साथ क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, अब देखो ये वो इस टाइप की प्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये कौन सी थी? एक्सल प्रेजेंटेशन। तो एक्सल प्रेजेंटेशन के अंदर क्या है, जो ओव्यूल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैराइटल प्रेजेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बाउंड्री पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। और मार्जिनल प्रेजेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो मार्जिन से प्रेजेंट होते हैं। प्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो सेंटर में होते हैं, और एक सिंगल लोक्यूल ओवरी होती है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है। अब बेसल प्रेजेंटेशन के अंदर हमें पता ही है कि जो हमारे ओव्यूल होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ द प्रेजेंटेशन दैट कैन बी सीन इन द फ्रूट्स। ठीक है, और ये जो एक्सल प्रेजेंटेशन है वो किस में देखने को मिलती है? चाइना रोज, पेट्यूनिया और लेमन के अंदर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट हमें दे रखी है, तो पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो एजर्शन रीजन जैसे क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट 1 आपको दे रखी है कि एंडार्क एंड एक्सार्क आर द टर्म्स यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इन द प्लांट बॉडी। तो एंडार्क और एक्सार्क की वजह से हमें क्या पता लगती है? पोजीशन ऑफ अ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन पता लगती है। ठीक है, तो सिर्फ सेकेंडरी जाइलम की पोजीशन पता नहीं लगती, एंडार्क और एक्सार्क से तो हमें क्या पता लगता है कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की पोजीशन कहाँ पर एग्जैक्टली। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि एग्जैक्ट कंडीशन इज फाउंड इन द कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। तो ये कंडीशन ठीक है कि एग्जैक्ट जो होती है वो कहाँ पर होती है? रूट सिस्टम के अंदर होती है। ठीक है ये। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है कि एंडार्क और एग्जैक्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम, नहीं। तो एंडार्क और एग्जैक्ट ये दोनों को दोनों किसकी पोजीशन को बताते हैं? दैट इज प्रोटोजाइलम की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की। ठीक है, और जो हमारा एक्सार्क होती है वो किसके अंदर होती है? रूट सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ठीक नहीं है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट भी हमें एजर्शन रीजन दे रखा है। लेट वुड हैज अ फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद द नैरो वेसल। जो लेट वुड होती है, उस लेट वुड के अंदर क्या होता है? जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, और साथ में जाइलम का जो वेसल होता है वो पतला होता है, नैरो वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो एजर्शन क्या है? ये ट्रू है। एजर्शन ये ठीक है कि लेट वुड्स के अंदर जो जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं वो कम होते हैं, और साथ में वेसल भी क्या होता है? उसका पतला होता है, नैरो वेसल होता है। अब ये रीजन क्या बताया है कि लेट वुड के अंदर जाइलरी एलिमेंट्स कम होते हैं, नैरो वेसल होता है? क्यों? रीजन क्या बता रहा है? कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर्स। जो कि कैम्बियम होता है वो लेस एक्टिव होता है विंटर्स के अंदर, तो ये रीजन भी ठीक है। कैम्बियम के लेस एक्टिव होने की वजह से जाइलरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? कम होते हैं, और जाइलरी एलिमेंट्स के अंदर जो वेसल होता है वो नैरो होता है। ठीक है, तो बोथ इज करेक्ट, और साथ में रीजन भी करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों ट्रू है। और साथ में रीजन इज एक्सप्लेन द, रीजन इज एक्सप्लेन द एजर्शन। ठीक है, साथ में जो रीजन है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है? एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। और जब ऐसी कंडीशन होती है, जब एजर्शन भी ठीक होता है, रीजन भी ठीक होता है, साथ में रीजन सही एक्सप्लेन भी कर रहा होता है एजर्शन को, तो ऑप्शन कौन सा जाता है हमारा? दैट ऑप्शन जनरली सी। ठीक है, वो ऑप्शन कौन सा होता है आपका? सी होता है वो, इजंट इट? ठीक है, तो यहाँ पर एजर्शन में क्या लिखा है कि जो लेट वुड होती है उनके पास क्या होते हैं? लेस फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं विद नैरो वेसल्स, दैट इज ट्रू। ठीक है, और जाइलरी एलिमेंट्स कम होने का कारण क्या होता है? कि कैम्बियम जो होता है वो लेस एक्टिव होता है, तो ये भी ठीक है। तो एजर्शन रीजन दोनों ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक है, दोनों सही है ये। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है? वो बायोमोलिक्यूल से आगे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर। सेल्यूलोज जो होता है वो ब्लू कलर नहीं बनाता विद द आयोडीन। वाई? ठीक है, तो सेलुलोज के अंदर अगर मैंने आयोडीन डाला तो वो हमें ब्लू कलर नहीं देता है। सेलुलोज क्यों नहीं देता वो ब्लू कलर? क्योंकि जो सेलुलोज के अंदर ब्लू कलर इसलिए नहीं आता आयोडीन डालने पर, क्योंकि जो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल नहीं होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से, हेलिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है। कौन? सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज जो होता है वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता है, आयोडीन को नहीं पकड़ पाता है, इसलिए सेलुलोज जो होता है वो ब्लू कलर नहीं देता है ऑन एडिंग द आयोडीन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट विद इट। सेलुलोज जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है आयोडीन के डालने पर, नहीं। ठीक है, हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर है, ब्रेक डाउन नहीं होता है। ये डाइसैकेराइड है, नहीं। ये तो पॉलीसैकेराइड है। ये हेलिकल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, नहीं। ये तो लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन ही जाएगा। इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स। ठीक है, सेलुलोज के अंदर क्या नहीं होता? हेलिक्स नहीं होते, यानी कि सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है सेलुलोज का।
और हेलिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से वो आयोडीन को क्या नहीं कर पाता, होल्ड नहीं कर पाता, आयोडीन को पकड़ नहीं पाता है। और आयोडीन को होल्ड ना करने की वजह से इसका कलर जो होता है वो ब्लू नहीं आता है ऑन एडिंग द आयोडीन। डन ना ये, ठीक है। तो सेलुलोज के अंदर अगर हमने आयोडीन को डाला तो ब्लू कलर नहीं देगा, बिकॉज सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल नहीं होता है, वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, वो अमंग द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, बहुत इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन का क्वेश्चन है ये, कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन से स्टेज में देखने को मिलता है, हमें पता है दैट इज एस फेज के अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर, ठीक है। तो सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। आगे वो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ अ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ अ सेंट्रोमियर, मियोसिस के कौन से स्टेज के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है ना। तो हम पता हो सेंट्रोमियर का डिवीजन किस में होता है, जनरली एनाफेज के अंदर ही होता है। एनाफेज के अंदर ही क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाते हैं, एनाफेज के अंदर क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो एनाफेज 1 है या फिर एनाफेज 2 है। तो सेंट्रोमियर का सेपरेशन किसके अंदर होता है, एनाफेज के अंदर ही होता है, ठीक है। बट वो मियोसिस का बोल रहा है, तो वो एनाफेज 1 भी हो सकता है और एनाफेज 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एनाफेज 2, तो ऑप्शन क्या जाएगा, एनाफेज 2, ठीक है। तो सेंट्रोमियर का सेपरेशन किसके अंदर होता है, एनाफेज 2 के अंदर होता है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन के। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर्स एट विच सब स्टेज ऑफ अ प्रोफेस 1 इन मियोसिस, तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कौन से फेस में देखने को मिलते हैं, प्रोफेस 1 के। हमें पता है प्रोफेस 1 जो सबसे लॉन्गेस्ट फेस है ये मियोसिस 1 का, है ना। तो लॉन्गेस्ट फेस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फर्दर सब पार्ट्स आ रखे हैं। तो प्रोफेस 1 के किस सब पार्ट के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, तो हमें पता है दैट इज पैकिटीन, है ना। पैकिटीन के अंदर ही क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। पैकिटीन के अंदर ही क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। कि जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कियास्माटा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इजंट इट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स किसमें देखने को मिलते हैं, दैट इज सीन इन द पैकिटीन। और रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की वजह से क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर यानी कि कियास्माटा फॉर्म होता है। यानी यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, वही रेस्पिरेशन से अब आ गया, ठीक है। एजर्शन क्या कह रहा है, एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस, और रीजन क्या बताया है कि फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन द कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, and second ATP is used for in the conversion of fructose 6 phosphate into the fructose 1,6 diphosphate, ठीक है। कि एटीपी का जो यूटिलाइजेशन है, एटीपी जो है वो 2 जगह पर इस्तेमाल की जाती है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। और साथ में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, पहला स्टेप तो कहाँ पर है कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी ठीक है। और दूसरा कहाँ इस्तेमाल की जाती है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, ठीक है। तो ये ठीक है, तो दोनों के दोनों ठीक है, एजर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, वो स्प्रेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन ऑन द जुवेनाइल कॉर्निफर्स helps in hastening the maturity period that leads the early seed production, ठीक है। तो वो कौन सा फाइटोहॉर्मोन है, वो कौन सा फाइटोहॉर्मोन को हम स्प्रे करते हैं ऑन द जुवेनाइल कॉर्निफर्स hastening the maturity period that lead to the early seed production, ठीक है। तो वो कौन सा फाइटोहॉर्मोन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी सीड प्रोड्यूस हो, जल्दी से सीड का प्रोडक्शन हो, है ना। तो कौन से फाइटोहॉर्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से फाइटोहॉर्मोन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे अर्ली सीड प्रोडक्शन हो। अब सीसिक एसिड का, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड का, जिबर्लिक एसिड का, फिर जियाटिन का, तो आंसर क्या है, वो जिबर्लिक एसिड का, ठीक है। तो जिबर्लिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि क्या हो, जल्दी से अर्ली सीड प्रोडक्शन हो, क्या हो, अर्ली सीड प्रोडक्शन हो, so दैट अर्ली सीड प्रोडक्शन अकर। तो अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए हम कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं, जिबर्लिक एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, in a tissue culture experiment, leaf mesophyll cells are put in the culture medium to form the callus. This phenomena may be called as a, ठीक है। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने मेजोफिल से कुछ लीव्स ली और उस लीफ को हमने कल्चर मीडियम में रखा ताकि क्या बने, कैलस बने। और कैलस क्या होता है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो लीफ के मेजोफिल सेल्स को हमने लिया और मेजोफिल सेल्स को हमने टेस्ट ट्यूब, मेजोफिल सेल्स को हमने
कल्चर में रखा, कल्चर मीडियम में रखा, और देन उससे ग्रुप ऑफ सेल्स बन गई, बहुत सारी सेल्स बन गई, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? कैलस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि टिश्यू कल्चर के अंदर जो हमारे कौन से थे, दैट इज द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स से, तो मेसोफिल सेल्स को हमने किस में रखा? कल्चर मीडियम में रखा। मेसोफिल सेल्स को हमने किस में रखा? कल्चर मीडियम में रखा, और कल्चर मीडियम में रखने पर क्या बन गया? वो कैलस बन गया, यानी कि बहुत सारे सेल्स बन गए, ग्रुप ऑफ सेल्स बन गए। तो मेसोफिल सेल से कैलस का बनना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन। क्या बोला जाता है इसको? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब सेल्स कैलस के अंदर कन्वर्ट हो गए, जब सेल्स जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो उसको क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। क्योंकि यहाँ पर सेल ने वापस रिगेन कर ली डिवाइड करने की कैपेसिटी। ठीक है, तो जब सेल वापस डिवाइड करने की कैपेसिटी को डेवलप कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सेल्स का कैलस में कन्वर्ट होना क्या कहलाएगा? डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, विच हार्मोन प्रमोट्स द इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन इन द डीप वाटर आइस? ठीक है, तो डीप वाटर आइस के अंदर हमें क्या करना है कि इंटरनोड और पेटियोल की लेंथ को बढ़ाना है ना? हमें पता है इंटरनोड क्या होती है, एक स्टेम है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, यहाँ से एक लीफ निकल रही है, दो लीफ के बीच के डिस्टेंस को तो क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो इंटरनोड की लेंथ को बढ़ाने के लिए, पेटियोल की लेंथ को बढ़ाने के लिए, एक तरीके से स्टेम की लेंथ को बढ़ाने के लिए हम कौन से हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं? कौन से हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है? 2,4-D, GA3, कार्निटिन या फिर इथाइलिन? तो आंसर क्या है? इथाइलिन। ठीक है, तो इथाइलिन की वजह से क्या होती है? इंटरनोड इलोंगेशन होती है या फिर स्टेम इलोंगेशन होती है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन ये, ठीक है, उन मिनरल न्यूट्रिशन से एक सिंगल क्वेश्चन ये, which micronutrient is required for the splitting of water molecule during the photosynthesis? तो photosynthesis के टाइम पर वाटर को स्प्लिट करने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है? पानी को तोड़ने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? कॉपर, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम? तो आंसर क्या है? मैंगनीज। ठीक है, तो इस मैंगनीज का ही हम इस्तेमाल करते हैं, Mn का ही इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर? फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फॉर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कौन से प्रोसेस के अंदर? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर पानी को तोड़ने के लिए कौन सा मिनरल चाहिए होता है हमें? दैट इज द मैंगनीज। यानी यहाँ तक ये, ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिकॉज इस सेट से डायरेक्टली क्वेश्चन लिए गए हैं। चलो आगे क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल? तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए होते हैं? है ना, तो हमें पता है एक ग्लूकोज को बनाने के लिए, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए हमें कितने एटीपी और कितने NADPH चाहिए होते हैं? हमने सीधा याद करा, दैट इज 18 एटीपी चाहिए होते हैं, और NADPH कितने चाहिए होते हैं? 12 NADPH2 चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी एटीपी इज रिक्वायर्ड? 18 एटीपी, और NADPH दैट इज 12। तो आंसर क्या है? सी। देन ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर ये, कि एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी चाहिए? यू विल से 18 एटीपी, और NADPH2 कितने चाहिए? 12 NADPH2 चाहिए। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। The reaction center in the photosystem 2 has an absorption maxima at, तो photosystem 2 जो है वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 780, 680, 700 या फिर 660? तो आंसर क्या है? वो 680 नैनोमीटर। तो फोटोसिस्टम 2 जो है, फोटोसिस्टम 2 कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है? 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन ये, वो सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन है ये, और इजी है ये वाले क्वेश्चन भी। लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद द नेक्टर आर सीन इन द, लार्ज कलरफुल और फ्रेग्रेंट फ्लावर्स कौन से में देखने को मिलते हैं? कौन से प्लांट्स में देखने को मिलते हैं? विच आर इंसेक्ट पॉलिनेटेड, जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, उसमें फ्लावर्स क्या होते हैं? लार्ज कलरफुल और फ्रेगनेंटेड होते हैं। ठीक है, तो लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर्स किस में देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर। किसमें? इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक्स सिक्वेंशियली आर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी भी है ये। तो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक के अंदर हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड सेल कौन सी होती है? ट्रिप्लॉइड हमें अच्छे से पता है, ट्रिप्लॉइड हमारी कौन है? दैट इज द एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड कौन है हमारा? दैट इज द एंडोस्पर्म। डिप्लॉइड कौन है हमारा? जायगोट। डिप्लॉइड कौन है हमारा? जायगोट। ठीक है, और हैप्लॉइड कौन है? दैट इज द सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, तो इसमें से कौन, तो यही सीक्वेंस बतानी है हमें, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड सेल कौन सी होती है इन द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक के अंदर? ठीक है, तो सबसे पहले कौन आ गया? वो सिनर्जिड, जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हो गया सीक्वेंस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड इन द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रोसाइक के अंदर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ टेसिस इन द कॉर्न कॉब। तो कॉर्न कॉब के अंदर टेसिस का क्या काम होता है? वो टेसिस का क्या काम होता है? टेसिस का काम होता है पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का। क्या काम होता है? पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करने का, ठीक है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसिस इन द कॉर्न कॉब? टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से द फिनोमेना ऑफ अ प्लायोट्रोपिज्म रिफर टू द। तो ये अलग से टॉपिक हमें दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। तो प्लायोट्रोपिज्म में क्या होता है? जिसके अंदर वन जीन कंट्रोल द मैनी करेक्टर्स, जिसमें एक ही जीन की वजह से बहुत सारे करेक्टर्स कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लायोट्रोपिज्म, इजंट इट। तो प्लायोट्रोपिज्म में क्या होगा? इन विच वन जीन कंट्रोल द मैनी करेक्टर्स, ठीक है। तो मोर देन टू जीन्स नहीं। प्रेजेंस ऑफ अ सेवरल एलीज ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग द सिंगल क्रॉसिंग ओवर नहीं। प्रेजेंस ऑफ अ टू एलीज ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग द सिंगल ट्रेट नहीं। अ सिंगल जीन अफेक्टेड द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, दैट विल बी द आंसर। जिसमें एक ही जीन जो है वो मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। तो प्लायोट्रोपिक जीन कौन सी होती है? ये वो जीन होती है जिसमें एक सिंगल जीन कंट्रोल द मैनी करेक्टर्स और द मैनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, है ना। ये तो दैट आर द प्लायोट्रोपिज्म, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स टू मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, तो वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन पता है, रिकॉम्बिनेशन कितना होगा, क्रॉसिंग ओवर कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, वो किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन पर। अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होती है, डिस्टेंस अगर कम होता है तो रिकॉम्बिनेशन कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये सबसे पहले किसने यूज करी थी? हैंकिंग ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, सटन एंड वोविरे ने, फिर अल्फ्रेड स्टुटवेंट ने। तो क्या है? अल्फ्रेड स्टुटवेंट ने, ठीक है। कि जितना जो रिकॉम्बिनेशन है यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन है वो किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स। अगर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी कम होगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 का क्या काम होता है ट्रांसक्रिप्शन के अंदर? ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली SNRS, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनएस, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA एंड RNA और SNRNA। तो आंसर यही है, ठीक है। डन ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू द इंपॉर्टेंट ये। जो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग होती है वो क्या दिखाती है? कि एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग वहां लगाए जाते हैं जो ये डीएनए का वो पोर्शन होता है जो किस में कन्वर्ट होता है? आरएनए में कन्वर्ट हो पाता है, ठीक है। हमें पता है ये हमारा पूरा डीएनए। इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोल रहे हैं। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है? कन्वर्ट इनटू द आरएनए। ये किस में कन्वर्ट होगी? आरएनए के अंदर। और आरएनए से आगे जाके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, हमें पता है हमें, ठीक है। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर टू द सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन होती है, या फिर ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, ठीक है। ये वो जीन्स होती है जिसको हम आरएनए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आरएनए से आगे जाके क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग are consisting of all the genes that can be expressed in the form of RNA, and RNA will later form the proteins, ठीक है। यानी यहाँ तक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या, वो unequivocal proof that the DNA is a genetic material was first proposed by, ठीक है। कि डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वो सबसे पहले किसने प्रपोज करा था? वो हमें पता ही है, दैट इज अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस, ठीक है। इन्होंने ही हमें एक्जैक्टली बताया कि हमारा पहला जेनेटिक मटेरियल जो हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है, हाँ जेनेटिक मटेरियल जो है वो सबसे पहले किसने बताया है? हाँ जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए वो सबसे पहले किसने बताया? अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस ने बताया कि हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से आगे, ठीक है। और ये इजी क्वेश्चन है, हमें पता है ये। अपॉन द एक्सपोजर ऑफ अ यूवी रेडिएशन डीएनए स्टेन्ड विद द एथिडियम ब्रोमाइड विल शो द, अगर डीएनए को अगर हमने एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करा तो कौन सा कलर देता है? दैट यू नो विच इज अ ब्राइट ऑरेंज कलर, इजंट इट। तो डीएनए को अगर हमने एथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करा तो कौन सा कलर देता है हमें डीएनए? दैट इज ब्राइट ऑरेंज कलर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन है, इन अ जीन गन मेथड यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ डैश मेटल आर यूज्ड। जीन गन मेथड के अंदर, जीन गन मेथड के अंदर हमें पता है क्या होता है, जो डीएनए होता है उसको डायरेक्टली
होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, इजंट इट? तो हमारा ये होस्ट सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, और यहाँ से कौन आ रहा है, दैट इज यहाँ से हमारा कौन आ रहा है, दैट इज अ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए और उसमें जो जीन है, तो इस डीएनए को हम किससे कोट करते हैं? इट इज कोटेड विद द टंगस्टन, इट इज कोटेड विद द टंगस्टन और द गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए को हम किससे कोट करते हैं? टंगस्टन से या फिर गोल्ड से कोट करते हैं, ताकि वो सीधा किसके अंदर एंट्री ले, होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर चला जाए वो। ठीक है, तो जीन गन मेथड के अंदर एलियन डीएनए होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के लिए कौन से माइक्रो पार्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं? दैट वी आर यूजिंग द टंगस्टन और गोल्ड। तो आंसर क्या जाएगा? टंगस्टन एंड गोल्ड। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है, बट ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ अ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर जो चिल्ड इथेनॉल है वो किसको प्रेसिपिटेट कर देता है, किसको सेपरेट कर देता है, हमें पता है वो किसको प्रेसिपिटेट कर देता है? डीएनए को। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर चिल्ड इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है डीएनए को प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए। ठीक है, तो वी आर यूजिंग द चिल्ड इथेनॉल फॉर प्रेसिपिटेट द डीएनए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सारे एनसीईआरटी के इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अब चैप्टर आगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से क्वेश्चन। Historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit was held in the Rio de Janeiro in the year of important year। ठीक है, तो अर्थ समिट जो है वो कौन से सन में हुआ था? ठीक है, अर्थ समिट के अंदर है क्या कि हम जो अपने रिसोर्सेस है वो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि आपकी जनरेशन तो इस्तेमाल करे ही करे, साथ में फ्यूचर की जनरेशन भी उसका अच्छे से इस्तेमाल करे, है ना? तो हमें रिसोर्सेज का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए बचे ही ना। ठीक है, तो ये अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, तो कब हुआ था अर्थ समिट? ये 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन। अमंग द एविल क्वार्टेट विच वन कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर ड्राइविंग द एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज? एविल क्वार्टेट में सबसे मेन कॉज क्या है स्पीशीज का खत्म होने का? हमें पता है 4 रीजंस बताए गए हैं, तभी इसको क्या बोलते हैं? एविल क्वार्टेट। मेन 4 रीजंस बताए गए हैं स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने का, स्पीशीज का खत्म होने का। तो इन 4 पॉइंट में से सबसे मेन कौन है स्पीशीज का खत्म होने का? दैट इज अ हैबिटेट लॉस। उनकी जगह ही खत्म होती जा रही है। हम बहुत ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, और बहुत ज्यादा पेड़ों को काटने की वजह से एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए जगह ही नहीं बच रही है, जिसके वजह से वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो एविल क्वार्टेट के अंदर जो 4 पॉइंट है मेन, वो 4 पॉइंट में से मेन पॉइंट क्या है स्पीशीज का एक्सटिंक्शन होने का? दैट इज अ हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज अ मेन कॉज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन क्या है? वो एनवायरमेंटल इशू से लास्ट चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया। थिकनेस ऑफ ओजोन इन द कॉलम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ, ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है कितनी नहीं है वो हम किस में मेजर करते हैं? इन द डॉप्सन यूनिट, इन द डॉप्सन यूनिट। और हमें पता है ओजोन किसके अंदर? इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं बॉटनी के, तो जल्दी से आप भी इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करो, और इस एग्जाम के अंदर जरूर इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो यू ऑल फाइंड इट यूजफुल।